लीजिए सुनिए, देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 14वें भाग के 9वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। दोपहर का समय है। हवा खूब तेज चल रही है। मैदान में चारों तरफ बगुले उड़ते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे समय में एक बहुत फैले हुए और गुंजा नाम के पेड़ के नीचे नानक और भूतनाथ का सिपाही, जिसने अपना नाम दाऊ बाबा रखा हुआ था, बैठे हुए सफर की हरारत मिटा रहे हैं। पास ही में मनोरमा भी बैठी है, जिसके हाथ पैर कमंद से बंधे हुए हैं। थोड़ी ही दूर पर एक घोड़ी चल रही थी, जिसकी लंबी बागडोर एक डाल के साथ बंधी हुई थी और जिस पर मनोरमा को लाद के वे लोग लाए थे। इस समय सफर की हरारत मिटाने और धूप का समय टाल देने के लिए वे लोग इस पेड़ के नीचे बैठे हुए बात कर रहे हैं। नानक मनोरमा से, मुझे तुम्हारी शक्ल सूरत पर रहम आता है। तुम नाहक ही एक बदकार और नकली मायारानी के लिए अपनी जान दे रही हो। मनोरमा लंबी सांस लेकर, बात तो ठीक है, मगर अब जान बचने की कोई उम्मीद भी तो नहीं है। सच कहती हूं कि इस जिंदगी का मजा मैंने कुछ भी नहीं पाया। मेरे पास करोड़ों रुपए की जमा मौजूद है, मगर वो इस समय मेरे किसी अर्थ की नहीं। ना मालूम उस पर किसका कब्जा होगा और उसे पाकर कौन आदमी अपने को भाग्यवान मानेगा या शायद लावारिसी माल समझकर राजा ही। नानक, तुम रोती क्यों हो? आंखें पोंछो। तुम्हारा रोना मुझे अच्छा नहीं मालूम होता। मैं सच कहता हूं कि तुम्हारी जान बच सकती है और तुम अपनी दौलत का आनंद अच्छी तरह भोग सकती हो, यदि बलभद्र सिंह और इंदिरा का पता बता दो। मनोरमा, मैं बलभद्र सिंह और इंदिरा का पता भी बता सकती हूं और अपनी कुछ दौलत भी तुमको दे सकती हूं, यदि मेरी जान बच जाए, यदि तुम एक सलूक मेरे साथ करो। नानक, वो कौन सा सलूक है जो तुम्हारे साथ करना होगा? हाय, मुझे तुम्हारी सूरत पर दया आती है। मैं नहीं चाहता है कि एक ऐसी खूबसूरत परी दुनिया से उठ जाए। मनोरमा, वो बात बहुत गुप्त है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि उसे सिवाय तुम्हारे कोई और सुने। दाऊ बाबा, लो, हम आप ही अलग हो जाते हैं। तुम लोग अपना मजे में बातें करो, हमें इन सब बखेड़ों से कोई मतलब नहीं। हमें तो मालिक का काम होने से मतलब है। तब तक दो एक चिलम गांजा उड़ा के सफर की थकावट मिटाते हैं। इतना कहकर दाऊ बाबा, जो वास्तव में एक मस्त आदमी था, उठकर कुछ दूर चला गया और अपने सफरी बटुए में से चकमक निकालकर आग सुलगाने के बाद आनंद के साथ गांजा मलने लगा। इधर नानक उठकर मनोरमा के पास जा बैठा। नानक, लो कहो, अब क्या कहती हो? मनोरमा, ये तो तुम जानते हो कि मेरे पास बड़ी दौलत है। नानक, हाँ, सो मैं खूब जानता हूं कि तुम्हारे पास करोड़ों रुपए की जमा मौजूद है। मनोरमा, और ये भी जानते हो कि तुम्हारी प्यारी राम भोली भी मेरे ही कब्जे में है। नानक चौंक कर, नहीं, सो तो मैं नहीं जानता। क्या वास्तव में राम भोली भी तुम्हारे ही कब्जे में है? हाय, यद्यपि वो गूंगी और बहरी औरत है, मगर मैं उसे दिल से प्यार करता हूं। यदि वो मुझे मिल जाए तो मैं अपने को बड़ा ही भाग्यवान समझूं। मनोरमा, हाँ, वो मेरे ही कब्जे में है और तुम्हें मिल सकती है। मैं अपनी तमाम दौलत भी तुम्हें देने को तैयार हूं और बलभद्र सिंह तथा इंदिरा का पता भी बता सकती हूं, यदि इन सब कामों के बदले में तुम एक उपकार मेरे साथ करो। नानक खुश होकर, वो क्या? मनोरमा, तुम मेरे साथ शादी कर लो, क्योंकि मैं तुम्हें जी जान से प्यार करती हूं और तुम पर मरती हूं। नानक, यद्यपि तुम्हारी उम्र मेरे बराबर है, मगर मैं तुम्हें अभी तक नई नवेली ही समझता हूं और तुम्हें प्यार भी करता हूं, क्योंकि तुम खूबसूरत हो। लेकिन तुम्हारे साथ शादी मैं कैसे कर सकता हूं? ये बात मेरा बाप कब मंजूर करेगा? मनोरमा, इस बात से अगर तुम्हारा बाप रंज हो तो वो बड़ा ही बेवकूफ है। बलभद्र सिंह के मिलने से उसकी जान बचती है और इंदिरा के मिलने से वो इंद्रदेव का प्रेम पात्र बनकर आनंद के साथ अपनी जिंदगी बितावेगा। तुम्हारे अमीर होने से भी उसको फायदा ही पहुंचेगा। इसके अतिरिक्त तुम्हारी राम भोली तुम्हें मिलेगी और मैं तुम्हारी होकर जिंदगी भर तुम्हारी सेवा करूंगी। तुम खूब जानते हो कि माया रानी के फेर में पड़े रहने के कारण अभी तक मेरी शादी नहीं हुई। नानक मुस्कुराकर, मगर दो चार प्रेमियों से प्रेम जरूर कर चुकी हो। मनोरमा, हाँ, इस बात से मैं इनकार नहीं कर सकती, मगर क्या तुम इसी से हिचकते हो? बड़े बेवकूफ हो। इस बात से भला कौन बचा है?
क्या तुम्हारी अनोखी स्त्री ही, जो आजकल तुम्हारे सिर चढ़ी हुई है, बची है? तुम इस बारे में कसम खा सकते हो? क्या तुम दुनिया भर के भेद जानते हो और अंतर्यामी हो? ये सब बातें तुम्हारे ऐसे खुशदिल आदमियों के सोचने के लायक नहीं। हाँ, इतना मैं प्रतिज्ञापूर्वक कह सकती हूं कि इस काम से तुम्हारा बाप कभी नाखुश ना होगा। जरा ध्यान देकर देखो तो सही कि तुम्हारे बाप ने इस जिंदगी में कैसे कैसे काम किए हैं। उसका मुंह नहीं कि तुम्हें कुछ कह सके, और फिर दुनिया में मेरा तुम्हारा साथ और करोड़ों रुपए की जमा, क्या ये मामूली बात है? हमसे तुमसे बढ़कर भाग्यवान कौन दिखाई देता है? हाँ, इस बात की भी मैं कसम खाती हूं कि तुम्हारी आजकल वाली स्त्री और राम भोली से सच्चा प्रेम करूंगी, और चाहे ये दोनों मुझसे कितना ही लड़ें, मगर मैं उनकी खातिरदारी ही करूंगी। मनोरमा की मीठी मीठी और दिल लुभा लेने वाली बातों ने नानक को ऐसा बेकाबू कर दिया कि वो स्वर्ग सुख का अनुभव करने लगा। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद उसने कहा, मगर इस बात का विश्वास कैसे हो कि जितनी बात तुम कह गई हो उसे अवश्य पूरा करोगी? इसके जवाब में मनोरमा ने हजारों कस्में खाई और नानक के मन में अपनी बात का विश्वास पैदा कर दिया। इसके बाद उसने अपना हाथ पैर खोल देने के लिए नानक से कहा। नानक ने उसके हाथ पैर खोल दिए और मनोरमा ने अपनी उंगली से वो जहरीली अंगूठी, जिसको निकाल लेना भूतनाथ भूल गया था, उतारकर नानक की उंगली में पहना देने के बाद नानक का मुंह चूम कर कहा, इसी समय से मैंने तुम्हें अपना पति मान लिया। अब तुम मेरे घर चलो, बलभद्र सिंह और इंदिरा को लेकर अपने बाप के पास भेज दो। मेरे घर बार के मालिक बनो, और इसके बाद जो कुछ मुझे कहो मैं करने को तैयार हूं। अब इससे बढ़कर संतोष दिलाने वाली बात मैं क्या कह सकती हूं? इतना कहकर मनोरमा ने नानक के गले में हाथ डाल दिया और पुनः उसका मुंह चूम कर कहा, प्यारे, मैं तुम्हारी हो चुकी, अब तुम जो चाहो सो करो। आहा, स्त्री भी दुनिया में क्या चीज है। बड़े बड़े होशियारों, चालाकों, अय्यारों, अमीरों, पहलवानों और बहादुरों को बेवकूफ बनाकर मटिया मेट कर देने की शक्ति जितनी स्त्री में है, उतनी किसी में नहीं। इस दुनिया में वो बड़ा ही भाग्यवान है जिसके गले में दुष्टा और धूर्त स्त्री की फांसी नहीं लगी। देखिए, दुर्देव के मारे कमबख्त नानक ने क्या मुंह की खाई है, और धूर्ता मनोरमा ने कैसा उसका मुंह काला किया। मजा तो यह है कि स्त्री रत्न पाने के साथ ही दौलत भी पाने की खुशी ने उसे और भी अंधा बना दिया, और जिस समय मनोरमा ने जहरीली अंगूठी नानक की उंगली में पहनाकर उसके गुण की प्रशंसा की, उस समय तो नानक को निश्चय हो गया कि बस ये हमारी हो चुकी। उसने सोचा कि इसे अपनाने में अगर भूतनाथ रंज भी हो जाए तो कोई परवाह की बात नहीं है, और रंज होने का सबब ही क्या है, बल्कि उसे तो खुश होना चाहिए, क्योंकि मेरे ही सबब से उसकी जान बचेगी। नानक ने भी मनोरमा के गले में हाथ डाल के उससे कुछ ज्यादा ही प्रेम का बर्ताव किया जो मनोरमा ने नानक के साथ किया था, और तब कहा, अच्छा, तो अब मैं भी तुम्हारा हो चुका, तुम भी जहां तक जल्द हो सके अपना वायदा पूरा करो। मनोरमा, मैं तैयार हूं। अपने साथी लट्ठाधीराज को विदा करो और मेरे साथ जमानिया के तिलिस्मी बाग की तरफ चलो। नानक, वहां क्या है? मनोरमा, बलभद्र सिंह और इंदिरा उसी में कैद है, पहले उन्हीं को छुड़ाकर तुम्हारे बाप को खुश करना उचित समझती हूं। नानक, हाँ, ये राय बहुत अच्छी है, मैं अभी अपने साथी को समझा बुझाकर विदा करता हूं। इतना कहकर नानक अपने साथी के पास चला जो गांजे का दम लगा रहा था। मनोरमा का हाल नमक मिर्च लगाकर उससे कहा और समझा बुझाकर उसी अड्डे पर जहां से आया था चले जाने के लिए राजी किया, बल्कि उसे विदा करके पुनः मनोरमा के पास चला आया। मनोरमा, तुम्हारा साथी तो सहज ही में चला गया। नानक, आखिर वो मेरे बाप का नौकर ही तो है, अतः जो कुछ मैं कहूंगा उसे मानना ही पड़ेगा। हाँ, तो अब तुम भी चलने के लिए तैयार हो जाओ। मनोरमा खड़ी होकर, मैं तैयार हूं, आओ। नानक, ऐसे नहीं, मेरे बटुए में कुछ खाने की चीजें मौजूद हैं, लोटा डोरी भी तैयार है, वो देखो सामने कुआं भी है। अस्तु कुछ खा पी कर आत्मा को हरा कर लेना चाहिए, जिसमें सफर की तकलीफ मालूम न पड़े। मनोरमा, जो आज्ञा। नानक ने बटुए में से कुछ खाने को निकाला और कुएं में से जल खींचकर मनोरमा के सामने रखा। मनोरमा, पहले तुम खा लो, फिर तुम्हारा जूठा जो बचेगा उसे मैं खाऊंगी। नानक, नहीं नहीं, ऐसा क्या, तुम भी खाओ और मैं भी खाऊं। मनोरमा, ऐसा कदापि ना होगा, अब मैं तुम्हारी स्त्री हो चुकी और सच्चे दिल से हो चुकी, फिर जैसा मेरा धर्म है वैसा ही करूंगी। नानक ने बहुत कहा
मगर मनोरमा ने कुछ भी न सुना। आखिर नानक को पहले खाना पड़ा। थोड़ा सा खाकर नानक ने जो कुछ छोड़ दिया, मनोरमा उसी को खाकर चलने के लिए तैयार हो गई। नानक ने घोड़ा कसा और दोनों आदमी उसी पर सवार होकर जंगल ही जंगल पूरब की तरफ चल निकले। इस समय जिस राह से मनोरमा कहती थी, नानक उसी राह से जाता था। शाम होते होते ये दोनों उसी खंडहर के पास पहुंचे जिसमें हम पहले भूतनाथ और शेर सिंह का हाल लिखाए हैं, जहां राजा बीरेंद्र सिंह को शिवदत्त ने घेर लिया था, जहां से शिवदत्त को रूहा ने चकमा देकर फंसाया था, या जिसका हाल ऊपर कई दफे लिखा जा चुका है। मनोरमा: अब यहां ठहर जाना चाहिए। नानक: क्यों? मनोरमा: ये तो आपको मालूम हो ही चुका है कि इस खंडहर में से एक सुरंग जमानिया के तिलिस्मी बाग तक गई हुई है। नानक: हाँ, इसका हाल मुझे अच्छी तरह मालूम हो चुका है। इसी सुरंग की राह से मायारानी या उसके मददगारों ने पहुंचकर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह के साथ और भी कई आदमियों को गिरफ्तार कर लिया था। मनोरमा: तो अब मैं चाहती हूं कि उसी राह से जमानिया वाले तिलिस्मी बाग के दूसरे दर्जे में पहुंचूं और दोनों कैदियों को इस तरह निकाल बाहर करूं कि किसी को किसी तरह का गुमान न होने पावे। मैं इस सुरंग का हाल अच्छी तरह जानती हूं। इस राह से कई दफे आई और गई हूं। इतना ही नहीं, बल्कि इस सुरंग की राह से जाने में और भी एक बात का सुभीता है। नानक: वो क्या? मनोरमा: इस सुरंग में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम लोग हजारों रुपए खर्चने और वर्षों परेशान होने पर भी नहीं पा सकते, और वे चीजें हम लोगों के बड़े काम की हैं, जैसे अय्यारी के काम में आने लायक तरह तरह की रोगनी पोशाकें, जो ना तो पानी में भीगे और ना आग में जले, एक से एक बढ़ के मजबूत और हल्के कमंद, 50 तरह के नकाब, तरह तरह की दवाइयां, 50 किस्म के अनमोल इत्र जो अब मयस्सर नहीं हो सकते। इनके अतिरिक्त ऐश व आराम की भी सैकड़ों चीजें तुमको दिखाई देंगी, जिन्हें अपने साथ लेते चलेंगे धीरे से। और माया रानी का एक जवाहिर खाना भी इस सुरंग में है। नानक: वाह वाह, तब तो जरूर इसी सुरंग की राह चलना चाहिए। इससे बढ़कर एक पंथ दो काज हो ही नहीं सकता। मनोरमा: और इन सब चीजों की बदौलत हम लोग अपनी सूरत भी अच्छी तरह बदल लेंगे और दो चार हरबे भी ले लेंगे। नानक: ठीक है, मैं इस राह से जाने के फायदों को अच्छी तरह समझ गया, मगर हरबों की हमें कुछ भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कमलिनी का दिया हुआ एक खंजर ही मेरे पास ऐसा है जिसके सामने हजारों लाखों बल्कि करोड़ों हरबे झक मारे। मनोरमा आश्चर्य से: सो क्या? वो कैसा खंजर है और कहाँ है? नानक खंजर दिखाकर: ये मेरे पास मौजूद है। जिस समय तुम इसके गुण सुनोगी तो आश्चर्य करोगी। इतना कहकर नानक घोड़े से नीचे उतर पड़ा और सहारा देकर मनोरमा को भी नीचे उतारा। मनोरमा ने एक पेड़ के नीचे बैठ जाने की इच्छा प्रकट की और कहा कि घोड़े को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इसकी अब हम लोगों को जरूरत नहीं रही। नानक ने मनोरमा की बात मंजूर की, अर्थात घोड़े को छोड़ दिया, और कुछ देर तक आराम लेने की नीयत से दोनों आदमी एक पेड़ के नीचे बैठ गए। मनोरमा ने तिलिस्मी खंजर का गुण पूछा और नानक ने शेखी के साथ बखान करना शुरू किया, और अंत में खंजर का कब्जा दबाकर बिजली की रोशनी भी पैदा कर मनोरमा को दिखाया। चमक से मनोरमा की आंखें चौंधिया गईं और उसने दोनों हाथों से अपना मुंह ढांप लिया। जब वो चमक बंद हो गई तो नानक के कहने से मनोरमा ने आंखें खोली और खंजर की तारीफ करने लगी। थोड़ी देर तक आराम करने के बाद दोनों आदमी खंडहर के अंदर गए और उसी मामूली रास्ते से, जिसका हाल कई दफे लिखा जा चुका है, उसी तहखाने के अंदर गए जिसमें शेर सिंह रहा करते थे, या जिसमें से इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह गायब हुए थे। ये तो पाठकों को मालूम ही है कि राजा बीरेंद्र सिंह की सवारी आने के कारण खंडहर की अवस्था बहुत कुछ बदल गई थी और अभी तक बदली हुई है, मगर इस तहखाने की हालत में किसी तरह का फर्क नहीं पड़ा था। हमारे पाठक भूले न होंगे कि इस तहखाने में उतरने के लिए जो सीढ़ियां थीं, उनके नीचे एक छोटी सी कोठरी थी जिसमें शेर सिंह अपना असबाब रखा करते थे और जिसमें से आनंद सिंह, कमला और तारा सिंह गायब हुए थे। मनोरमा की आज्ञानुसार नानक ने अपने अय्यारी के बटुए में से मोमबत्ती निकालकर जलाई और मनोरमा के पीछे पीछे उसी कोठरी में गया। ये कोठरी बहुत ही छोटी थी और इसके चारों तरफ दीवार बहुत साफ और संगीन थी। मनोरमा ने एक तरफ की दीवार पर हाथ रखकर कोई खटका या किसी पत्थर को दबाया, जिसका हाल नानक को कुछ भी मालूम न हुआ, मगर एक पत्थर की चट्टान भीतर की तरफ हटकर बगल में हो गई और अंदर जाने के लिए रास्ता निकल आया।
मनोरमा के पीछे पीछे नानक उस कोठरी के अंदर चला गया और इसके साथ ही वो पत्थर की सिल्ली बिना हाथ लगाए अपने ठिकाने चली गई तथा दरवाजा बंद हो गया। मनोरमा से नानक ने उस दरवाजे के खोलने और बंद करने की तरकीब पूछी और मनोरमा ने उसका भेद बता दिया, बल्कि उस दरवाजे को एक दफे खोल के और बंद करके भी दिखा दिया। इसके बाद दोनों आगे की तरफ बढ़े। इस समय जिस जगह ये दोनों थे वो एक लंबा चौड़ा कमरा था, मगर उसमें किसी तरफ जाने के लिए कोई दरवाजा दिखाई नहीं देता था। हाँ, एक तरफ दीवार में एक बहुत बड़ी अलमारी जरूर बनी हुई थी और उसका पल्ला किसी खटके के दबाने से खुला करता था। मनोरमा ने उसके खोलने की तरकीब भी नानक को बताई और नानक ही के हाथ से उसका पल्ला भी खुलवाया। पल्ला खुलने पर मालूम हुआ कि ये भी एक दरवाजा है और इसी जगह से सुरंग में घुसना होता है। दोनों आदमी सुरंग के अंदर रवाना हुए। ये सुरंग इस लायक थी कि 3 आदमी एक साथ मिलकर जा सकें। लगभग 50 कदम जाने के बाद फिर एक कोठरी मिली, जो पहली कोठरियों की बनिस्बत ज्यादा लंबी चौड़ी थी। इसमें चारों तरफ कई खुली अलमारियां थीं जो 50 किस्म की चीजों से भरी हुई थीं। किसी में तरह तरह के हरबे थे, किसी में अय्यारी का सामान, किसी में रंग बिरंगे की बनावटी मूछें और नकाबें इत्यादि थीं, और कई अलमारियां बोतलों और शीशियों से भरी हुई थीं। इन सामानों को देखकर नानक ने मनोरमा से कहा, ये तो सब ठीक है, मगर उस जवाहिर खाने का भी कहीं पता निशान है जिसका होना तुमने बयान किया था? मनोरमा, मैंने आपसे झूठ नहीं कहा था। वो जवाहिर खाना भी इसी सुरंग में मौजूद है। नानक, मगर कहाँ है? मनोरमा, इस सुरंग में और थोड़ी दूर जाने के बाद इसी तरह का एक कमरा पुनः मिलेगा। उसी कमरे में आप उन सब चीजों को देखेंगे। इस सुरंग में जमानिया पहुंचने तक इस तरह के 11 अड्डे या कमरे मिलेंगे जिनमें करोड़ों रुपए की संपत्ति देखने में आवेगी। नानक लालच के साथ, जबकि तुम्हें यहाँ का रास्ता मालूम है और ऐसी ऐसी नादिर चीजें तुम्हारी जानी हुई हैं, तो इन सभी को उठाकर अपने घर में क्यों नहीं ले जाती? मनोरमा, माया रानी की बदौलत मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। रुपए, पैसे, गहने, जवाहिरात और दौलत से मेरी तबीयत भरी हुई है। इन सब चीजों की मैं कोई हकीकत नहीं समझती। नानक, बेशक ऐसा ही है। मनोरमा बोतल और शीशियों से भरी हुई एक अलमारी की तरफ इशारा करके, देखो, ये बोतलें ऐशो आराम की जान खुशबूदार चीजों से भरी हुई हैं। इतना कह मनोरमा फुर्ती के साथ उस अलमारी के पास चली गई और एक बोतल उठाकर उसका मुंह खोल और खूब सूंघ कर बोली, आहा, सिवाय माया रानी के और तिलिस्म के राजा के ऐसी खुशबूदार चीजें और किसे मिल सकती हैं? इतना कहकर वो बोतल उसी जगह मुंह बंद करके रख दी और दूसरी बोतल उठाकर नानक के पास ले चली। मगर वो बोतल उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ी, या शायद उसने जानबूझकर ही गिरा दी। बोतल गिरने के साथ ही टूट गई और उसमें का खुशबूदार तेल चारों तरफ जमीन पर फैल गया। मनोरमा बहुत रंज और अफसोस करने लगी और उसकी मुरव्वत से नानक ने भी रंज दिखाया। उस बोतल में जो तेल था वो बहुत ही खुशबूदार और इतना तेज था कि गिरने के साथ ही उसकी खुशबू तमाम कमरे में फैल गई और नानक उस खुशबू की तारीफ करने लगा। निस्संदेह मनोरमा ने नानक को पूरा उल्लू बनाया। पहले जो बोतल खोल के मनोरमा ने सूंघी थी उसमें भी एक प्रकार की खुशबूदार चीज थी, मगर उसमें यह असर था कि उसके सूंघने के बाद 2 घंटे तक किसी तरह की बेहोशी का असर सूंघने वाले पर नहीं हो सकता था। और जो दूसरी बोतल उसने हाथ से गिरा दी थी उसमें बहुत तेज बेहोशी का असर था, जिसने नानक को तो चौपट ही कर दिया। वो उस खुशबू की तारीफ करता करता ही जमीन पर लंबा हो गया। मगर मनोरमा पर उस दवा का कुछ भी असर न हुआ, क्योंकि वो पहले ही से एक दूसरी दवा सूंघ कर अपने दिमाग का बंदोबस्त कर चुकी थी। नानक के हाथ से मनोरमा ने मोमबत्ती ले ली और एक किनारे जमीन पर जमा दी। जब नानक अच्छी तरह बेहोश हो गया तो मनोरमा ने उसके हाथ से अपनी अंगूठी उतार ली और फिर तिलिस्मी खंजर के जोड़ की अंगूठी भी उतार लेने के बाद तिलिस्मी खंजर भी अपने कब्जे में कर लिया और इसके बाद एक लंबी सांस लेकर कहा, अब कोई हर्ज की बात नहीं है। थोड़ी देर तक कुछ सोचने विचारने के बाद मनोरमा ने एक हाथ में मोमबत्ती ली और दूसरे हाथ से नानक का पैर पकड़ घसीटती हुई बाहर वाली कोठरी में ले आई। जिसमें से निकली थी उस कोठरी का दरवाजा बंद कर दिया और साथ ही इसके एक तरकीब ऐसी और भी कर दी कि नानक पुनः उस दरवाजे को खोल न सके। इन कामों से छुट्टी पाने के बाद मनोरमा ने नानक की मुश्कें बांधी और हर तरह से बेकाबू करने के बाद लखलखा सुंघाकर होश में लाने का उद्योग करने लगी।
थोड़ी ही देर बाद नानक होश में आ गया और अपने को हर तरह से मजबूर और सामने हाथ में उसी का जूता लिए मनोरमा को मौजूद पाया। नानक आश्चर्य से, ये क्या, तुमने मुझे धोखा दिया? मनोरमा हंसकर, जी नहीं, ये तो दिल लगी की जा रही है। क्या तुम नहीं जानते कि ब्याह शादी में लोग दिल लगी करते हैं? मेरा कोई ऐसा नातेदार तो है नहीं जो तुमसे दिल लगी करके ब्याह की रस्म पूरी करे। इसलिए मैं स्वयं ही इस रस्म को पूरा करना चाहती हूं। इतना कहकर मनोरमा तेजी के साथ ब्याह की रस्में पूरी करने लगी। जब नानक सिर की खुजलाहट से दुखी हो गया तो हाथ जोड़कर बोला, मैं ऐसी शादी से बाज आया, मुझसे बड़ी भूल हुई। मनोरमा रुककर, नहीं, घबराने की कोई बात नहीं। मैं तुम्हारे साथ किसी तरह की बुराई ना करूंगी, बल्कि भलाई करूंगी। मैं देखती हूं कि तुम्हारे हमजोली लोग सच्ची दिल्लगी से तुम्हें बड़ा दुख देते हैं, और तुम्हारी स्त्री भी यद्यपि तुम्हारे ही नातेदारों और मित्रों को प्रसन्न करके गहने कपड़े तथा सौगात से तुम्हारा घर भरती है, मगर तुम्हारी नाक का कुछ भी मुलाहिजा नहीं करती। अतएव तुम्हारी नाक पर हरदम शामत आती ही रहती है। इसलिए मैं दया करके तुम्हारी नाक ही को जड़ से उड़ा देना पसंद करती हूं, जिसमें आइंदा के लिए तुम्हें कोई कुछ कह न सके। हाँ, इतना ही नहीं, बल्कि तुम्हारे साथ मैं एक नेकी और भी करना चाहती हूं, जिसका ब्यौरा अभी कह देना उचित नहीं समझते। नानक, क्षमा करो, क्षमा करो। मैं हाथ जोड़कर कहता हूं कि मुझे माफ करो। मैं कसम खाकर कहता हूं कि आज से मैं अपने को तुम्हारा गुलाम समझूंगा और जो कुछ तुम कहोगी वही करूंगा। मनोरमा हंसकर, अच्छा, तो आज से तू मेरा गुलाम हुआ? नानक, बेशक मैं आज से तुम्हारा गुलाम हुआ। असली क्षत्रिय होऊंगा तो तुम्हारे हुक्म से मुंह न मोड़ूंगा। मनोरमा हंसती हुई, इसी में तो मुझको शक है कि तेरी जात क्या है। अतः कोई चिंता नहीं, मैं तुझे हुक्म देती हूं कि 2 महीने तक अपने घर मत जाना, और इस बीच में अपने बाप या किसी दोस्त नातेदार से भी न मिलना। इसके बाद जो इच्छा हो करना, मैं कुछ न बोलूंगी, मगर मुझसे और मेरे पक्षपातियों से दुश्मनी का इरादा कभी न करना। नानक, ऐसा ही होगा। मनोरमा, अगर मेरी आज्ञा के विरुद्ध कोई काम करेगा तो तुझे जान से मार डालूंगी, इसे खूब याद रखना। नानक, मैं खूब याद रखूंगा और तुम्हारी आज्ञा के विरुद्ध कोई काम न करूंगा, परंतु कृपा करके मेरा खंजर तो मुझे दे दो। मनोरमा क्रोध से, अब ये खंजर तुझे नहीं मिल सकता। खबरदार इसके मांगने या लेने की इच्छा न करना। अच्छा, अब मैं जाती हूं। इतना कहकर मनोरमा ने तिलिस्मी खंजर नानक के बदन से लगा दिया, और जब वो बेहोश हो गया तो उसके हाथ पैर खोल दिए। जलती हुई मोमबत्ती एक कोने में खड़ी कर दी और वहां से रवाना होकर खंडहर के बाहर निकल आई। घोड़े को अभी तक खंडहर के पास चढ़ते देखा, उसके पास चली गई। अयाल पर हाथ फेरा, 2-4 दफे थपथपाया और फिर सवार होकर पश्चिम की तरफ रवाना हो गई। इधर नानक भी थोड़ी देर बाद होश में आया। मोमबत्ती एक किनारे जल रही थी, उसे उठा लिया और अपनी किस्मत को धिक्कार देता हुआ खंडहर के बाहर होकर डरता और कांपता हुआ एक तरफ को चला गया। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 14वें भाग के 9वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।